सो पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था यूरेसा ने किम को पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर चुका था। उसके अगले ही पल में यूरेसा का पेट फूलने लगी थी। उसके अंदर से किसी का फेस बाहर आता है। वो फेस बाहर आने के बाद बहुत ही गंदा हंसी को हंस रहा था। इस मुस्कान को देख के यूरेसा का भी फट चुकी थी। अब इसके आगे की कहानी को देखेंगे। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में उसी फेस को दिखाया जाता है। वो अभी तक उसके उसी मुस्कान को बरकरार रखा था। इस फेस को देख के हर कोई हैरान था क्योंकि किसी को भी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तभी वो फेस यूरस के पास आता है और उससे कहता है, यूरस मुझे इस हालत में बिल्कुल एक केंचुआ जैसा फीलिंग आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये फेस और किसी का नहीं, ली का ही है। उसके बाद ली यूरस के पास जाता है और उसे देखते हुए अभी तक उसके वही गंदा हंसी को हंस रहा था और धीरे धीरे यूरस को एब्जॉर्ब करने लगता है। एब्जॉर्ब करते हुए एक ऐसा भी पल आता है जहाँ पर यूरेसा को ली पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे ली को एक न्यू स्किल मिलता है जिसका नाम है ग्लूटनी। तभी गॉडेस ऑफ लाइफ कहती है, मैंने सोची नहीं थी सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा फनी थी। उसके ऐसा बात सुन के ली कहता है, ऐसे यूरेसा के मॉम तुम तुम्हारे बेटे के मौत से बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। लेकिन ली की ये बात गॉडेस ऑफ लाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो कहती है, तुम मुझे कैसे इतना भद्दा सा मॉन्स्टर के मॉम बता सकते हो? मैं भी तुम्हारा सेम एज ग्रुप का हूँ, मेरा उम्र भी 21 ईयर ही है। ली गॉडेस ऑफ लाइफ के मुंह से खुद के बारे में इंफॉर्मेशन को सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उससे क्वेश्चन करता है, ऐसे तुम्हें मेरे बारे में ये सब कुछ कहाँ से मालूम है? इसके जवाब में गॉडेस ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं कहती। पास में एक क्रैक को ओपन करती है, उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर के हाथ बाहर आता है। उसी हाथ में खड़ा होकर गॉडेस ऑफ लाइफ यहाँ से जाते हुए किम को लूजर कह के जाती है। इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और क्रोन लाइफ के सीईओ को दिखाया जाता है। वो उसके वर्कर से बताता है, अभी के लिए फाइट तो रुक चुका है, लेकिन उन्हें एक इंसान के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक गॉडेस ऑफ लाइफ लाना। दूसरी तरफ गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ जश्न चल रहा था क्योंकि उनके सिर के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था उसे ली ने खत्म कर चुका था। इसलिए हर कोई ली को हीरो मान चुका था। चारों तरफ ली के नाम के नारे चल रहा था। इस बात से ली बहुत ही खुश था और उसके चौर में ही चारों तरफ घूर फिर रहा था। तभी उसके सामने अचानक से एक लड़का आ जाता है जो उससे कहता है, तुम्हें हर कोई हीरो कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तुमने क्रोन लाइफ के अंदर 3 बिलियन से भी ज्यादा पब्लिक को मार चुके हो, उसके साथ साथ तुम क्रोन लाइफ के सबसे बड़ा क्रिमिनल हो। तभी यहाँ पर वही सुप्रीम कमांडर हॉकाई आ जाता है जो उस लड़के को साइड करते हुए ली को चाटने लग जाता है क्योंकि वो ली के पावर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था, इसीलिए ली को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता है। उसके साथ साथ ली को खुद के गिल्ड में ज्वाइन करने का बात भी करता है। इस बात से ली हैरान होता है, लेकिन वहाँ पर जितना भी लोग प्रेजेंट थे, ली किसी भी गिल्ड के अंदर नहीं है। इस बात को सुनने के बाद हर कोई अपना अपना गिल्ड के अंदर ली को रिक्रूट करने का कोशिश करता है। इस बात से घबरा के ली से भागने लगता है। भागते हुए ली का सिर एक दीवार के साथ लगता है। इस बात से ली बहुत ही गुस्सा था और कहता है, मिडिल ऑफ द सिटी के अंदर एक पिलर क्या कर रहा है? वो जब ऊपर की तरफ देखता है, ये पिलर नहीं उसका एक स्टैचू था, लेकिन ये स्टैचू ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए वो कहता है, क्या ये मेरा ये स्टैचू है? इतना ज्यादा अजीब क्यों है? तभी किम के पीछे से साउंड आती है। ये दरअसल हिल्सन गिल्ड के गिल्ड मास्टर हुआंग था जो उसके टीम के साथ पूरा का पूरा किम के जैसा कपड़ा पहना हुआ था। किम उन लोगों को देखते हुए कहता है, तुम्हारे सारे के सारे इक्विपमेंट कहाँ पर है? तुम बिल्कुल मेरे जैसा कस्टूम क्यों पहने हो? इसके जवाब में हुआंग कहता है, असल में मैं तुम्हारे पावर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनने का कोशिश कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर पहले से जितना भी लोग किम को ढूंढ रहा था वो लोग यहाँ पर आ जाते, जिन लोगों को देख के किम घबरा के यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ लव को दिखाई जाती है। लव उसके घर में बैठ के ली के बारे में सोच रही थी। पैंटी इतना ज्यादा ताकतवर है, उसके बावजूद भी वो मेरे सामने अपने पावर को हाइड क्यों कर रहा था? उसके साथ साथ उसे उसके बचपन के बाद भी याद आ जाती है, जिस बात को याद करके वो बहुत ही अजीब सा लुक पास करता है और बहुत ही ज्यादा डरने लग जाती है। इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और गेम के अंदर ली को दिखाया जाता है। ली शहर के अंदर चलते हुए जा रहा था, लेकिन राह चलते हर कोई ली को ही घूरे जा रहा था। इस बात से ली अपसेट था और कहता है, पॉपुलर होने का बस यही एक दिक्कत है। तभी उसके सामने लव आ जाती है। लव को देखते ही उसके पास जाता है और लव से कहता है, ऐसे कैप्टन लव उस इंसिडेंट के बाद अब तो दिखे ही नहीं थे, इतना देर से अब थे कहाँ पर? ली के मुंह से कैप्टन सुन के आसपास जितना भी लोग थे हर कोई हैरान था क्योंकि ली इतना ज्यादा पावरफुल
उसका भी कैप्टन कैसे हो सकता है। लेकिन लव को देख के हर किसी को बस ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो लोग लव को कहीं तो देखे। लेकिन ली ये सारे के सारे बात को अनदेखा करते हुए उसके पास से लव के क्लॉथ को बाहर निकालता है और उसके गले में डालते हुए कहता है, कैप्टन लव अब ऐसा मत सोचना कि मैं उस बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करके इसे लाया हूँ। असल में फाइट के बाद ये मुझे गिरा हुआ मिल गया था, मैं वहीं से लाया हूँ। लेकिन लव ली को रोकते हुए कहती है, पैंटी तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम वीक हो। मुझे पता है तुम मेरे सोच से भी कई गुना ताकतवर हो। और तुम्हें याद है तुम रिसेंटली जहाँ पर शिफ्ट हुए हो उसके पास ही तुम किसी तुम्हारे नेबर को रिस्क केक बांटे थे। इसके जवाब में ली कहता है हाँ। तो तभी ली को एक बात क्लिक होता है और ली कुछ कहने आला ही था लेकिन लव उसे रोक लेती है और उससे कहती है हाँ मैं वही हूँ, हान साड़ियों। अब यह सीन शिफ्ट होता है और हान साड़ियों को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर उसका दोस्त टीममेट या पर उसका असिस्टेंट, हमें यहाँ पर क्लियर नहीं बताया नहीं गया है, वो उसे बहुत ज्यादा डांट रही थी। उसे बता रही थी उसने क्यों पब्लिक प्लेस के अंदर खुद के आइडेंटिटी को रिवील किया। इससे आज तुम इंटरनेट के ट्रेंडिंग न्यूज बन चुकी हो। हान साड़ियों इन क्रो लाइफ, तुम क्रो लाइफ को प्ले करते हो, इससे बहुत सारे फैन तुम्हारा डिसअपॉइंट है, ऐसे ही वगैरह वगैरह उसे बहुत सारे बात सुनाने लगती है। ये सारे के सारे बात सुन के लव गुस्से से रोने लगती है और कहती है मैं मेरी पर्सनल लाइफ में क्या करूं, इससे किसी का भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस बात को कहती हुई उसके रूम पे एंटर करती है और वर्चुअल रियलिटी हेलमेट को लगा के गेम को प्ले करने लगती है और लव को उसके पास मेमोरी आने लगती है। लव जब छोटा थी तब से ही उसके पास सिंगिंग का नेचुरल टैलेंट थी, इसीलिए वो छोटी से ही बहुत ही ज्यादा फेमस थी और बहुत श्रेष्ठ शो भी करती थी। इससे उसके मॉम डैड को अच्छा खासा कमाई हो जाता था। लेकिन उसके मॉम डैड को इतना सही कमाई में पेट नहीं भरती थी, इसीलिए वो लोग उनके छोटे से बेटी को इतना ज्यादा प्रेशराइज करती थी उसे और भी ज्यादा स्ट्रेस शो करने के लिए, जिससे उन्हें अच्छा खासा कमाई हो जाए। लेकिन वो छोटी सी लड़की इतना ज्यादा प्रेशर को संभाल नहीं पाई, आखिर में टूट गई। स्ट्रेस शो करते करते स्ट्रेस में ही रोने लगी थी। उसके गले से और एक भी साउंड बाहर नहीं आ रहे थे। उसके इस कांड से उसका मॉम डैड उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होकर लव को दिखाई जाती है। लव दरअसल बैठे बैठे इस सब के बारे में सोच रही थी, तभी उसके पीछे से ली आ जाता है और कहता है ऐसे कैप्टन लव आप वहां से इतना जल्दी में भाग के क्यों आए थे, आपको ढूंढने में मुझे इतना ज्यादा वक्त लग गया। लेकिन लव उसे सीधा सीधा यहाँ से जाने के लिए कहती है। इस बात से ली बहुत ही हैरान था, यूरोस से समझाता है असल में तू खुद के पावर को हाइड किया था ना, इसीलिए कैप्टन लव तेरे पर गुस्सा है, तू कैप्टन लव से माफी मांग ले। इस बात को ली भी मान लेता है और सीधा जाके लव से माफी मांगता है। कहता है मुझे माफ करना मेरे पावर को हाइड करने के लिए, लेकिन मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था। लेकिन लव कुछ कारण से उसे माफ नहीं करती है और उससे कहती है माफी मांगना इतना ज्यादा आसान है। इसके अलावा लव कुछ कहती तभी वहाँ पर एक अजीब सा पक्षी आ जाती है और लव को पकड़ के उड़ जाती है और ली के सामने अचानक से ऐसा कुछ होने से ली हैरान के साथ साथ गुस्सा भी था और उस पक्षी को लव को छोड़ने के लिए कहता है। उस पक्षी के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था जो ली से कहता है मिस्टर हीरो मुझे माफ करना, मैं हान साड़ियों को यहाँ से लेके जा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए कुछ लोग वेट कर रहा है जिन लोगों से मुझे हान साड़ियों को मिलवाना है। ली उसके ऐसा बात से गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर बाढ़ करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि यूरेस से रोकने का कोशिश करता है, उससे बताता है उसे उस बंदे के ऊपर इतना सडनली अटैक को नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ उस बंदे के बारे में कुछ बातें बताने आला था, लेकिन ली यूरेस के बात को अनदेखा करते हुए उस बंदे के ऊपर एक बार को कर देता है और किम का ये अटैक बहुत ही ज्यादा दमदार था। उस लड़के के ऊपर बस लगने आला ही था, उससे पहले वो लड़का खुद के स्किल को यूज करता है। इसका नाम था रिफ्लेक्स। इसके मदद से किम का अटैक रिप्लेस होके फिर से किम के तरफ आने लगता है और सीधा आके किम के ऊपर लग भी जाता है। इससे किम का एक बाजू उड़ जाता है, लेकिन किम का स्किल इंस्टेंट हीलिंग के नाते उसका बॉडी इंस्टेंटली हील हो जाती है। लेकिन तब तक वो लड़का यहाँ से बहुत दूर तक जा चुका था। वो लड़का यहाँ से जाने के बाद यूरस ली को बताता है असल में वो लड़का भी बिल्कुल यूरस जैसा ही इस गेम के कुछ पावरफुल एंटिटी के अंदर एक है, उसका नाम हेबेक है। इस बात को सुन के ली कहता है क्या, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक एनपीसी है। इस बात को सुन के यूरस का फेस बहुत ही अजीब हो जाता है। इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होके उसी लड़के को दिखाया जाता है। वो जहाँ पर जा रहा था उसके रास्ते में था, जाते हुए वो उसके एक इक्विपमेंट को देख रहा था जिसके ऊपर क्रैक आ चुका था। दरअसल उसकी इसी इक्विपमेंट की मदद से किम के अटैक को रोका था, इसलिए हेबेक ली के पावर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था और ली के पावर का वो तारीफ भी करता है। इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और उसी बंदे के अड्डा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लव का होश
आ चुकी थी, होश आने की बात तो बहुत ही हैरान थी और उस बंदे से कहती है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और तुम कौन हो। इसके जवाब में वो बंदा कहता है मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमसे कुछ लोग मिलना चाहते। तभी वहाँ पर एक लेडी और एक आदमी आ जाता है। ये दोनों असल में लव का मॉम एंड डैड था, जिन लोगों को देख के लव बहुत ही हैरान होती है। उसके साथ साथ लव को उसके पास मेमोरी आने लगती है। लव स्टेज में ट्रोमाटाइज होने के बाद से और एक भी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किया था। इस बात से उसका मॉम डैड बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो लोग उनके छोटे से बेटी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। इस बात से लव भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी और वो घर से ज्यादा बाहर नहीं जाती थी। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से उसका मॉम डैड कुछ लोगों के साथ लव के रूम पे आए। उसके मॉम डैड के मुंह पे एक लालच के मुस्कान थी, क्योंकि उन लोगों ने लव को उन लोगों के हाथ में बेच दिया था। इस सिचुएशन को समझने की बात लव यहाँ से भाग जाती है और सीधा भाग के पुलिस स्टेशन में आ जाती है। पुलिस को सब कुछ बताने से ये मामला कोर्ट में जाती है और कोर्ट में सारे के सारे सबूत और गवाह लव के तरफ थी, इसलिए उसके मॉम डैड को सजा भी हो जाता है। इतना सब के बाद भी लव घर से ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, वो हर पल बस वीडियो गेम को ही खेलती थी। ऐसे ही वीडियो गेम खेलते हुए उसे एक दिन उसके दोस्त से मुलाकात हुई, जो अभी के लिए उसका पर्सनल असिस्टेंट है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लव उसके मॉम डैड को देख के बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। उसका हाथ पैर कांप रही थी। उसका मॉम डैड उसे समझाने के लिए बहुत सारे बातें करते, जैसे कि बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे ही वगैरह वगैरह। हेबेक ऐसे ही फैमिली ड्रामा को देख के यहाँ से टेलीपोर्ट करके चला जाता है। वो यहाँ से जाने के बाद लव उसके मॉम डैड से कहती है ऐसे आप लोगों को मेरे साथ क्या काम है, अगर कोई काम नहीं तो मैं यहाँ से लॉग आउट करके जा रही हूँ। इस बात को सुन के उसका फैमिली उसे रोक लेती है और उससे कहती है वी आर सॉरी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत ही बड़ा गलती हो गया। क्या हम लोग पहले जैसे रहते थे ऐसे फिर से नहीं रह सकते। और इसी बात के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और हेबेक को दिखाया जाता है। हेबेक बाहर आ चुका था। हेबेक यहाँ पर कहता है इतना जल्दी तुम यहाँ पर आ जाओगे, इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। ये दरअसल ली था और ली को देखते हुए हेबेक इस बात को किया था। हेबेक ये भी बताता है इस काम पे जरूर तुम्हें यूरस मदद किया होगा, नहीं तो इतना जल्दी तुम यहाँ पर कभी भी आ नहीं सकते थे। इसके जवाब में ली कहता है तुम बस बात करना बंद करो और क्या हम दोनों फाइट स्टार्ट करें, मुझे जल्दी से कैप्टन लव से मिलना है। ली की इस बात से हेबेक भी उसके पक्षी को ली के ऊपर बाढ़ करने के लिए भेज देता है। ली अकेला पक्षी को आते हुए देख के थोड़ा सा हैरान था और कहता है ये अकेला पक्षी मेरा क्या बिगाड़ेगा। तभी अचानक से वो पक्षी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही बढ़ते बढ़ते पक्षी के तादाद अनगिनत हो जाता है। ली हैरान होता है, सारे के सारे पक्षी ली के ऊपर अटैक पे अटैक करते जाता है। ली बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को डिपेंड कर रहा था। तभी यूरस ली को एक्सप्लेन करता है असल में हेबेक के पास एक इक्विपमेंट है, इसके मदद से हेबेक सारे के सारे मिरर रिलेटेड स्किल को यूज कर सकता है। जैसे ली के अटैक को रिप्लेस करके ली के ऊपर ही भेज दिया था, ऐसे ही यहाँ पर जितना भी पक्षी है हर एक हेबेक का पक्षी का ही मिरर रिफ्लेक्शन, जिसे वो रियलिटी के अंदर ला सकता है। ली यूरस के पास से सारे के सारे बस सुन ही रहा था। तभी उसके पीछे एक पक्षी आके ली के पीठ में बाढ़ करता है। इससे ली थोड़ा सा घायल होता है और सारे के सारे पक्षी अपने मुंह पे फायरबॉल बना के ली के ऊपर बाढ़ कर देती है। इससे एक बहुत ही बड़ा धमाका भी होती है। ली की इस हालत के ऊपर हेबेक हंस रही थी, इसीलिए ली गुस्सा होके उसके एक स्किल को यूज करता है जिसका नाम है मल्टीपल कट, और चारों तरफ बहुत सारे कट मार देता है, जिससे ऊपर बहुत ही बड़ा धमाका होती है। उसके बाद हमें हेबेक को दिखाया जाता है। हेबेक का जो इक्विपमेंट थी उसके ऊपर क्रैक आ चुकी थी। इस बात से हेबेक हैरान हो ही रहा था, तब तक उसके सामने ली का वुडन स्टिक आ चुका था। ली उससे कहता है तुम्हारा जान बहुत ही सख्त है हेबेक, लेकिन इस बार एमपीसी बॉस हेबेक तुम्हारा जान जाने वाला है। ये सुन के हेबेक कहता है ऐसे मेरा जान जाने वाला है और मेरा इक्विपमेंट भी टूटने वाली है, उससे पहले इसे लास्ट टाइम यूज कर लेता हूँ। इस बात को कहते हुए उसके मिरर स्किल को यूज करता है और ली के सामने बिल्कुल उसका डिट्टू कॉपी आ जाता है। इसे देख के ली बहुत ही हैरान होता है। तभी ली का वो क्लोन अचानक से ली के ऊपर बाढ़ कर देता है। ये बाढ़ भी ली के अटैक जितना ही दमदार था। ये अटैक ली के साथ हिट होता है और ली के सारी एसपी यहाँ पर डाउन हो जाती है। इस धमाका को देख के हेबेक कहता है मुझे लगता है फाइनली हीरो का काम तमाम हो चुका है, ये फाइट एंड हुआ। तभी उसके पीछे से यूरस कहता है ऐसे हेबेक तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम कुछ कारण के अलावा कैप्टन लव को तो किडनैप नहीं किए हो, मुझे उस कारण के बारे में बताओ। लेकिन हेबेक यूरस के बात के जवाब नहीं देता, उसे बस इतना ही कहता है बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा,
पहले जैसा तुम्हारा हाइट नहीं है, तुम बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी हो। मुझे लगता है तुम्हारा गाल और तुम्हारा बदन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। क्या मैं एक बार टच करके देख सकता हूँ? यूरस हेबेक की ऐसा बात सुन के उससे कहता है, हेबेक इधर उधर के बात करके इस बात को घुमाने का कोशिश मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। इसके जवाब में हेबेक कुछ भी नहीं कहता। वो अभी तक यूरस के गाल छूने के बात ही कर रहा था। तभी उनके सामने अचानक से ली हील होने लगता है। ली का हील होने का स्टाइल इतना ज्यादा अजीब था, इसे देख के हेबेक का तो पूरा का पूरा फट चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। ली भी उसे डराने का एक भी कसूर नहीं छोड़ता है। उसके सामने खुद के फेस ले जाके और भी ज्यादा हंसने लगता है। तभी ली का नजर उसके क्लोन के ऊपर गिरता है, जो ली को हील होते हुए देख के ली के ऊपर फिर से बाढ़ कर देता है। लेकिन इस दफा ली तैयार था, इसलिए खुद के अटैक के साथ क्लोन के अटैक को रोक देता है। इससे ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका होती है और क्लोन के और ली के और चारों तरफ हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते, असल में दोनों एक ही थे, इसीलिए दोनों का फाइट बहुत ज्यादा टक्कर का चल रहा था। अब यह से कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली और उसके क्लोन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन वो दोनों ही हील होने लगता है। उनके हील होने का स्टाइल इतना ज्यादा अजीब और घिनौना था, जिसे देख के यूरस और हेबेक बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रहा था। हील होने के बाद फिर से क्लैश करते। दूसरी तरफ हमें यूरस को दिखाया जाता है। यूरस हेबेक से फिर से क्वेश्चन करता है, हेबेक मैंने तुम्हें पहली बार भी ये बात पूछा था कि तुम कैप्टन लव को क्यों पकड़े हो और ली को परेशान क्यों कर रहे हो? इसके जवाब में हेबेक कहता है, मैं मिस्टर हीरो को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा हूँ, भला वही तो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। मैं असल में पीस ऑफ गॉड को ढूंढ रहा हूँ, जो कैप्टन लव या पर हान साडुंग के पास है। दूसरी तरफ लव को दिखाई जाती है, उसका मॉम डैड अभी तक उससे माफी मांग रहा था। माफी मांगते मांगते उसका मॉम उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। उसके मॉम के मुंह पे वही लालच के मुस्कान थी। उसका मॉम उससे पूछती है, तुम्हारा साइलस नकल कहाँ पर है जो जल्द से हमें दे दो। दूसरी तरफ यूरस को दिखाया जाता है। यूरस को जब पता चलता है लव की जो साइलेंट नकल है वही पीस ऑफ गॉड है, इस बारे में पता चलने के बाद यूरस कहता है, वो तो एक 10 बिलियन गोल्ड की एक आइटम है, वो पीस ऑफ गॉड कैसे हो सकता है? इसके जवाब में हेबेक कहता है, असल में ह्यूमंस किसी भी वेपन को जब यूज करता है, उसके जैसा पावर है उसके हिसाब से उसके ग्रेड को बांटता है। जैसे कि पहले आता है बिगिनर, उसके बाद नॉर्मल, फिर मीडियम, फिर लेजेंडरी, उसके बाद आता है नॉन स्टिक लेवल। और हान साडुंग के साइलेंट नकल एक नॉन स्टिक लेवल के वेपन है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल के साथ साथ डेडली भी है, इसलिए मुझे वो वेपन बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसके ऊपर भी एक लेवल आता है जिसे हम ट्रांसजेंडर लेवल कहते हैं। मैंने बस उसके बारे में सुना है, कभी नहीं देखा है। हेबेक के मुंह से ट्रांसजेंडर वेपन के बारे में सुन के यूरस हैरान होता है और सोचने लगता है ली के पास ना जाने कितना ज्यादा ट्रांसजेंडर लेवल के वेपन गिरा हुआ है। इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और गॉडेस ऑफ लाइफ लाना को दिखाया जाता है। उसके साथ वो गॉड भी बैठा हुआ था। गॉड लाना से क्वेश्चन करता है, ऐसे तुम्हें इस बारे में पहले से मालूम होगा कि पीस ऑफ गॉड लान साडुंग के पास है, इसीलिए तुम जरूर उसे लेने का कोशिश भी किए होगे, लेकिन उस काम पे तुम जरूर नाकाम थी। इस बात को सुन के लाना सोचने लगती है, इसीलिए तो यूरेसा को बेला फुसला के लव को खाने के लिए लेके गई थी। अगर यूरेसा लव को एब्जॉर्व कर लेती है तब उसे लव की साइलेंट नकल मिल जाएगी, जो असल में पीस ऑफ गॉड है। दूसरी तरफ ली और ली के क्लोन को दिखाया जाता है। उनके अंदर घमासान फाइट चल रही थी। ली के क्लोन अचानक से ली के ऊपर भारी पड़ जाता है। ली के ऊपर एक बार करके ली को खुद से दूर करता है। ली की इस कदर हालात को देख के हेबेक कहता है, असल में ली का जो क्लोन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसका हर एक अटैक परफेक्ट होगा, लेकिन ली एक ह्यूमन होने के नाते उसका एक भी अटैक परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ली के हारने का चांस ज्यादा है। इस बात को सुन के यूरस बहुत ही घबरा जाता है और ली के पास जाके उससे पूछने लगता है वो ठीक है या पर नहीं। लेकिन ली यहाँ पर खुद को हील करते हुए एक बहुत ही अजीब सा स्माइल कर रहा था, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है। इस सिचुएशन के अंदर ली की इस कदर स्माइल को देख के हर कोई हैरान था। ली को हील होते हुए देख के ली का क्लोन सीधा आके ली के ऊपर बाढ़ कर देता है, लेकिन इस दफा ली तैयार था। इतना जोर से उसके अटैक को डिफेंड करता है कि उसके पेशर हर किसी को फेल होता है। हेबेक एक बार कहता है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इस फाइट का रिजल्ट क्या आएगी, और फिर से ली को दिखाया जाता है। ली इस फाइट को करते हुए कहता है, मैं अगर चाहता तो इस दुनिया को बहुत ही आसानी के साथ दबा कर सकता हूँ। ली की इस बात को सुन के हर कोई हैरान होता है। उसके बाद ली फिर से कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, नहीं तो हर दिन मेरा हर एक फाइट एक ही हिट के साथ खत्म हो जाती है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और लव को दिखाया जाता है। उसका मॉम अभी तक उससे उसका
साइलेंट नकल मांग रही थी। उससे कहती है असल में हेबेक ने उन लोगों से कहा है अगर लोग साइलेंट नकल को हेबेक को दे दे तो हेबेक उन्हें बहुत ही ज्यादा पैसा देगा, इसीलिए उसे उसके मॉम डैड के खातिर वो साइलेंट नकल उन्हें दे देना चाहिए। इसके जवाब में लव कहती है असल में उसके पास वो साइलेंट नकल है ही नहीं। इस बात को सुन के उसका डैड उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे चाटा लगाने लगता है। चाटा लगाते हुए उससे कहता है वो जब छोटा था तब भी उनके कोई भी काम में नहीं आती थी, बड़ा होने के बाद उनके जिंदगी के अंदर और भी मुसीबत ला रही है, इसलिए उसे मर जाना चाहिए। ऐसे ही कहते हुए उसे बहुत ही ज्यादा पीट रही थी। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और ली को दिखाया जाता है। ली और उसके क्लोन के अंदर सेम फाइट चल रहा था। ली अचानक से उसके ग्लूटन स्किल को ऑन करता है और ली के मुंह के अंदर से एक सेक्शन पाइप बाहर निकलता है और उसके क्लोन को अंदर से चूसने लग जाता है। उसका क्लोन भी बिल्कुल सेम हरकत करता है, वो भी ली को चूसने लग जाता है। उनके अंदर एक सिमिलर फ्लो चलने लगता है, एक दूसरे को चूस रहा था। इससे ली समझ जाता है ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ली खुद के मुंह के अंदर से और एक सेक्शन पाइप को बाहर निकालता है और हेबेक के ऊपर हमला कर देता है। हेबेक को अंदर से चूसने लग जाता है। हेबेक को चूसने से उसका क्लोन गायब हो जाती है। ली यहाँ पर कहता है मैंने सही सोचा था, लेकिन हेबेक भी खुद को सरेंडर कर देने वालों से नहीं था, इसीलिए खुद के पावर को यूज करके ली से खुद को फ्री करता है और ली से कहता है तुमने कभी इस बात को सुना है एक छिपकली खुद के जान को बचाने के लिए खुद के पूंछ को सैक्रिफाइस कर देता है। इस बात को कहते हुए हेबेक आसमान में उड़ने लगता है और खुद के आइटम को ली की तरफ फेंक के देता है और ली से कहता है आज की फाइट जीतने का ये तुम्हारा इनाम है, इससे खुश रहो। ली कहता है इससे भी बढ़कर आइटम मेरे पास है, लेकिन हेबेक उसके बात को अनदेखा करते हुए यहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और लव को दिखाया जाता है। उसका डैड अभी तक उसे चाटे पे चाटे लगाते जा रहा था और उससे कहता है तुम्हारा जन्म ही क्यों हुआ था, तुम्हारा तो जन्म ही नहीं होना चाहिए था, तुम जन्म के बाद से ही हमें एक के बाद एक दिक्कत देते जा रही हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। ऐसे ही वगैरह वगैरह उसे बहुत सारी बातें सुनाता है और उसे अभी तक चाटे पे चाटे लगाते जा रही थी। लव यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रोमाटाइज थी, इसलिए उसके मुंह के अंदर से एक भी शब्द बाहर नहीं आती, बस वो इतना तक ही कहता है एनियन कोई तो मेरा मदद करो। तभी यहाँ पर नाक में उंगली करते हुए ली आ जाता है। ली यहाँ पर आने के बाद ही कहता है बास्टर्ड तुम लोग कैप्टन लव के साथ कर कह रहे हो। ली को देखते ही लव के डैड कहता है इस बास्टर्ड को मैंने वीडियो के अंदर देखा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद पूरा होने से पहले ली उसके ऊपर जाके एक बार को कर देता है। ली का ये बार हिटिंग विदाउट किलिंग था, इसलिए उसका डैड नहीं मरता है और लव की मॉम उसके पति के ऊपर हमला होते हुए देख के ली को बहुत ज्यादा बुरा कुटा सुनाने लगता है, जैसे कि ये हमारा फैमिली मैटर है, इसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, ऐसे ही वगैरह वगैरह। ली इन लोगों के बात को अनदेखा करते हुए लव से कहती है ऐसे कैप्टन लव आपके मॉम डैड कभी भी आपके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं किया है, इसलिए आपको भी उनका रिस्पेक्ट करने का जरूरत नहीं है। एक गेम है और गेम के अंदर कोई भी किसी को पीट सकता है, इसलिए आप भी आपके मॉम डैड को पीट सकते हो। क्या ली की इस कदर बात सुन के लव सच में उसके मॉम डैड को पीट देगी या फिर ली की इस कदर बात सुन के लव ली को गलत समझने लगेगी? इस सब के बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कॉमेंट भी। इससे पहले भी मैंने कुछ मानव को एक्सप्लेन किया हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा, जो मैं आशा करूंगा आपको बेहद ही पसंद आएगा। इसलिए जाओ और इंजॉय करो।